सीधी सादी बात है, राइट? एंड एट द मोमेंट विद अस वी हैव अ वेरी डियर ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम द महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, केतन नाइक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। केतन नाइक जी नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे नमस्कार सर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू? तो केतन नाइक जी, अब तो बिल्कुल मुझे पूर्ण विश्वास हो गया अब तो कि अगली सरकार में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बहुत बड़ा हाथ होगा। मुझको तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जहां जहां आपने हाथ डाला है वहां पर आप लोग जिस प्रकार सफल हो रहे हैं, माशाल्लाह मानना पड़ेगा यार, जबरदस्त। मतलब वसई विरार में, पुणे में रोड्स को लेकर के, टोल को लेकर के, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग। और अभी वो हेमंत कामले जी थे, वो भी बता रहे थे कि रिवर मार्च के माध्यम से किस प्रकार उन्होंने सरकार से कुछ बहुत अहम सवाल पूछे हैं मुंबई की चारों नदियों को लेकर के, कि भाई इसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको बस एक दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल करना बंद कीजिए और इसके बारे में कुछ कीजिए। केतन नाइक जी कुछ बताएंगे इसके बारे में कुछ आप, कि आज की तारीख में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो पॉपुलैरिटी है वो जिस प्रकार बढ़ी है, वो क्यों बढ़ी है, बताएं। सर आप अगर हमारी विधानसभा का चल रहा हुआ अधिवेशन देखेंगे तो आपको उसका जवाब उसी में मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है सर, कौन सत्ताधारी था, कौन विरोधक था, कौन किस पार्टी में था, कौन किस पार्टी में है, किसका विषय कौन सा था, किसकी पॉलिसी क्या थी, अब किसका क्या विषय, अब किसी की पॉलिसी है। तो ये सारे जो भी पार्टियां दिख रही है, जो भी चीजें है सामने, उसमें एक ही ऐसा पक्ष दिखता है जिसकी भूमिका जब पक्ष स्थापन हुआ और जब अब तक हम लोग यहाँ तक इतने साल का प्रवास कर चुके हैं, उसके बाद में हमारी भूमिका बिल्कुल बदली नहीं है। तो इसी में सर जनता को ये मैसेज मिल जा रहा है कि कौन सी पार्टी को भविष्य में उनको सत्ता में लाना होगा और अपने काम किन से उनको कराने होंगे। इसका जवाब बार बार जनता को मिलते जा रहा है। और जैसा अभी आपने बताया सर, वो सच हो जाए, आने वाले समय में जो भी सत्ता स्थापन होगा ही, उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण का सेना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा ही। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका बहुत अहम रहेगी। मैं एक बार नहीं, न जाने कितनी बार यहाँ पे बोल चुका हूँ और बेधड़क होकर बोल रहा हूँ। प्रदीप जी। केतन नाइक जी, मनसे ने अजित दादा पवार जी का वो कमेंट पर बहुत आलोचना किया है कि आप पीएचडी पढ़ने वालों पर आलोचना कर रहे हो, पीएचडी पढ़ के करेंगे क्या। तो ये मानसिकता दिखा रहा है। अब मनसे का कहना है कि आप मंत्रियों को बंगले पर कितने करोड़, हजारों करोड़ खर्चा कर रहे हो, मंत्रियों को बंगले, उनके गाड़ी, अलग अलग चीज जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उस तरह इतना खर्चा कर रहे हो, मगर जब हमारे फ्यूचर, हमारे लिटरेचर को आगे बढ़ाना हो, एजुकेशन को आगे बढ़ाना हो, बच्चों को आगे, तो वहां पर आप बहुत स्टिंजीनेस दिखा रहे हो। मनसे ने आलोचना किया है, इसको थोड़ा और लाइट दोहराएंगे, क्या हुआ एग्जैक्टली? सर आलोचना करने जैसी बात ही है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो अजित पवार साहब ने जब पिछली बार जब वो कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट में थे, तब भी उन्होंने इसी प्रकार का कुछ स्टेटमेंट किसानों के बारे में किया था। जो पानी के धरण जो होते हैं उसको लेके उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था। वो कहते कि उसका उनको पश्चाताप है, लेकिन अगर उनको उस चीज का पश्चाताप होता तो आज फिर से हमारे सर्वोच्च स्थान मतलब हमारी विधानसभा में उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता। एक तरफ युवाओं के मोर्चे निकल रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत सारी समस्या खड़ी हो गई है रोजगार को लेके। और उस वक्त अगर कुछ युवा मराठा समाज के हो या किसी और समाज के हो, वो अगर चाहते हैं कि हमको पीएचडी करनी है, पीएचडी करने के लिए सरकार की तरफ से हमें सहकार्य मिले, तो उसके ऊपर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि क्या दिवे लगने वाले, मतलब पीएचडी लेके करने क्या वाले हो, मतलब पीएचडी लेने की कीमत उनके नजर में क्या है, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट से दिखा दिया। और अगर ऐसा कोई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कह रहा है तो उसके ऊपर विरोधी पक्ष होने के नाते अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो ये जनता से नाइंसाफी होगी। तो इस पे बात जरूर होनी चाहिए, इसलिए एमएनएस ने उसके ऊपर अपना स्टैंड रख दिया है कि ये बहुत ही असंवेदनशील ऐसा स्टेटमेंट अजित पवार जी के पास से आया है और इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मैं आपको बता दूं, बड़े समय से सन्माननीय राज साहब ठाकरे जी की कोई सभा नहीं हुई है। मैं तो भगवान से मतलब एक प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में बहुत जल्द राज साहब की एक सभा कहीं पे लग जाए। अगर कहीं गलती से राज साहब की सभा लग गई तो मुझे लगता है ये सारे सत्ताधारी पक्ष और विरोधकों के जो भी नेता आपको सामने दिख रहे हैं उनका चीरहरण होके रहेगा। सर मनसे ने नवाब मलिक वाले इश्यू में भी आलोचना की है, बोले फडणवीस जी को ये लेटर लिखने वाली क्या वो कौन सी बात है। ये नवाब मलिक जी कोर्ट से निकलता है, कोर्ट से निकल के फिर यहां पर आता है, बहुत मेडिकल रेस्ट के बाद खुद चल के नागपुर में असेंबली अटेंड करता है। तो इफ देयर इज समथिंग, आपको इतना
तो मनसे ने देवेंद्र फडणवीस जी का आलोचना किया। ये लेटर क्या लिखना, ये लेटर लिख के आप सिद्ध क्या करना चाहते हो? आपने ही आलोचना किया था कि नवाब मलिक का देश के दुश्मनों के साथ साठगांठ है। अब जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन के बात करा, तो ये आलोचना कहां तक ठीक लगा आपको? सर क्या है ना, ये जो भाजपा आपको अभी दिखती है, ये नई भाजपा है। जैसे हम न्यू इंडिया कहते हैं ना, वैसे ये न्यू भाजपा है। इसमें सत्ता के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये लोग तैयार है। जिस नवाब मलिक के ऊपर माननीय विरोधी पक्ष नेता होते हुए देवेंद्र फडणवीस साहब ने इतने गंभीर आरोप किए, उसके बाद में उनको जेल जाना पड़ा, तब उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री होते हुए भी उनको मंत्री पद से हटाया नहीं। आज जब इनकी सत्ता राष्ट्रवादी को लेके बनी है, तो उसी नवाब मलिक जी के साथ में ये संसद में बैठने के लिए तैयार है। जब इस विषय को विरोधी पक्ष के लोगों की तरफ से जब इसको उजागर किया गया, तब दिखावा करने के लिए सिर्फ इन्होंने ये लेटर निकाला है। अरे लेकिन इसमें लेटर लिखने की जरूरत ही क्या है? वो आपके साथ में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, इसका निर्णय तीनों पार्टियां जो सत्ता में बैठी है वो मिलकर नहीं कर सकती। अगर किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह लगा है, उसके कन्विक्शन की तरफ चीजें बढ़ रही है, आरोप लग रहे हैं, सबूत सामने आ चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जेल में से अगर मेडिकल लीव पे बाहर निकाला गया, तो अरे मेडिकल लीव है तो जाके रेस्ट करो, विधानसभा में क्यों आ रहे हो? मतलब विधानसभा में आके ये महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र की जनता का भी अपमान कर रहे हैं कि देखो मैं बेल पे आ गया हूं, मुझ पे भले जो आरोप हो, लेकिन मैं आके विधानसभा में बैठूंगा। अभी कल परसों शायद इनकी तरफ से कुछ समस्या अपने मतदार संघ की भी अगर सामने रखी जाए, तो उसके लिए आश्चर्य व्यक्त करने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने तो सब चला के लिया है। लेटर का कोई मतलब नहीं बनता, उनको साथ में ना रखे, ऐसी कोई कार्रवाई अगर उनसे हो तो बात बने। मनसे ने जितने हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है, मंत्री तानाजी सावंत का आलोचना किया कि आप क्या करो। बहुत सारे हमने इंसिडेंसेस देखे, नांदेड़ हो या अलग अलग जगह पर जितने भी छोटे मीन्स बच्चों का मौत हुआ, बहुत लोग मरे बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। बट तानाजी सावंत जी का एफिशिएंसी पे भी मनसे ने आवाज उठाया कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? क्या हमने देखा कि कोंकण सिंधुदुर्ग का भी उदाहरण लेके आपने आलोचना किया तानाजी सावंत का। हाउ डू यू एक्सेप्ट, आपका स्टडी क्या कह रहा है मेडिकल स्ट्रक्चर? बिकॉज यहां पर बीएमसी का देखोगे हजारों करोड़ जो जा रहे हैं हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है, एंड कुछ वही सब सिस्टम वहीं पर है, हर चीज वही है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा मेडिकल हेल्थ के हिसाब से। हाउ डू यू सी केदार नाइक? सर मैं हर बार इस विषय, जब भी ऐसे विषय निकलते हैं, तो सर मुझे ये याद दिलाना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि हमारी जो ब्लूप्रिंट हमने महाराष्ट्र की जनता के सामने, सरकार के सामने रखी है, उसमें इन सारी सुविधाओं को लेके क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके सारे जवाब उसमें मौजूद है। अब देखिए सर, एक आरोग्य खाता हुआ, एक एजुकेशन मिनिस्ट्री हुई, ये कुछ ऐसे मंत्रालय है ना सर, ये हमेशा उस विषय की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट के पास होना जरूरी होता है, क्योंकि ये लोगों के हेल्थ से रिलेटेड, उनकी जान माल से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। अगर इसमें कोताही बरती गई, अगर इसमें ड्यू डिलीजेंस ठीक नहीं हुआ, अगर इसमें उसका रखरखाव की ठीक से जांच नहीं की गई, तो उसका भुगतान जनता को अपने प्राणों पे जाके भुगतना पड़ता है, और यही होता हुआ दिखता है। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो यही हुआ था। जो मेडिकल हॉस्पिटल्स की, जो सिविल हॉस्पिटल्स की हालत पूरे महाराष्ट्र में है सर, आईसीयू हर सिविल हॉस्पिटल में होना चाहिए, इसका प्रस्ताव अभी जाके ये तानाजी सावंत जी विधानसभा में रख रहे हैं। तो इतनी सालों से जो सरकारें बनी है, इतनी सालों से जो आरोग्य मंत्री होके गए, उन्होंने किया क्या? आईसीयू होने चाहिए, ये आपको आज पता चल रहा है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर आईसीयू ना हो तो उस हॉस्पिटल की मतलब ही क्या है? मतलब अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी का पूरा ख्याल, पूरी ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में हो, इस तरह से उसका रखरखाव होना चाहिए। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में तो सर आईसीयू भी नहीं है। मैं आपको बता दूं सर, थाना में बीच में हमारे अविनाश यादव जी के पास से एक इंस्पेक्शन किया गया था थाना सिविल हॉस्पिटल का जी। इतनी सारी गलत बातें सामने उस वक्त आई थी, उसके बावजूद आज तक मुझे लगता नहीं है कि वहां पे कुछ ठोस सुधार हुए। हमारे जाने के बाद, हमारे आवाज उठाने के बाद कुछ बदलाव होते हैं। जैसे आप हमेशा टैंकर की बात करते हैं, वो वसई विरार की इसकी बात करते हैं, मैं बता दूं वहां पे कुछ एमएलडी पानी अभी लोगों के लिए छोड़ा गया है। हमारी बहिनी साहब शर्मिला ठाकरे जी ने जब ये बात आगे रखी, उन्होंने कहा कि मैं इस चीज पे केस लेने के लिए तैयार हूं, तब जाके वहां पे अब लोगों को कुछ मात्रा में पानी मिल रहा है। हालांकि उसका लोकार्पण पूरी तरह से अब तक नहीं हुआ है, उसका फाइनल कार्रवाई में चल रहा है। आज भी हमारे पदाधिकारी वहां पे आयुक्त जी के साथ में बैठक भी लेके आए हुए। लेकिन सर जब जब हम जाते हैं उसके बाद में थोड़े काम होते हैं, लेकिन जो पूरा काम होना चाहिए वो होता नहीं है। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने अब सत्ता परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आई एग्री विद यू। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सर कितने दिन हो गए वो नांदेड़ के हॉस्पिटल की त्रासदी को? आई थिंक इट हैपेंड ऑन October 5th।
Yes. 5 अक्टूबर के आसपास सर हुआ था एक शायद। दो महीने हुए होंगे, एक हाँ, दो महीने तो- के अंदर की ये बात है। अभी तक क्या हुआ है सर, उसमें कुछ मालूम पड़ा आपको? कोई रिपोर्ट आने वाली थी, कोई इंक्वायरी कमेटी थी, कुछ दवाइयों को लेकर के, डॉक्टर्स को लेकर के, सीटी स्कैन मशीन्स को लेकर के, एक्सरे मशीन्स को लेकर के, यहाँ तक कि ये नहीं भी सर। मालूम पड़ा था कि उन कई हॉस्पिटल्स तो ऐसे हैं जहाँ में सीटी स्कैन नहीं है, एक्सरे जी। मशीन तक नहीं है, और तो और छोड़िए। तो व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स आर दीज? ये हॉस्पिटल किस किस्म के हैं? सर आज किधर मंत्री नहीं साहब थी? बता रहे थे ना विधानसभा में, वो जी। कह रहे थे कि उसमें कोई भी डॉक्टर की गलती नहीं थी, किसी की भी गलती नहीं थी। ऐसा हो गया था कि 250 बेड थे और 250 बेड पे 250 पेशेंट, उसके अलावा एक्स्ट्रा बेड लगा के कुछ पेशेंट वहां पे एडजस्ट किए गए थे, और हर पेशेंट के साथ में अपने 2-2 3-3 रिश्तेदार होने की वजह से वहां पे माहौल पूरा मतलब बहुत ज्यादा गर्दी वहां पे हो गई, और उसके बाद में जो भी हुआ वो हुआ, ऐसा उनको कहना था। सर ये वही मंत्री आपको याद दिला दूं जिन्होंने कहा था कि जब एक डैम, एक धरण जहाँ पे टूट गया था, फूट गया था, तो इन्होंने कहा था कि शायद ये डैम, जो केकड़े होते हैं, वो केकड़ों के मट्टी को कुरेदने की वजह से ये डैम शायद टूटा है। जी। तो सर ऐसे मंत्रियों से क्या ही अपेक्षा रखी जाए? मुझे पता नहीं चलता सर इनको कौन सा मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी होती है कि जिसको मद्देनजर रखते हुए इनको इतने इंपॉर्टेंट खाते दिए जाते हैं। ऐसे कौन से ये लोक नेता होते हैं कि इनको इतना बड़ा खाता देने की जरूरत गवर्नमेंट को लगती है? ये किस तरह का सत्ता का मतलब विकेंद्रीकरण है कि जिसमें ऐसे लोगों को सामने लाया जाता है जिनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट इतनी गंभीर घटनाओं के बाद में आते हैं? लेकिन अजीब व गरीब मसला है, मतलब दीज आर नॉट स्मॉल हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं भाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। किसी में सीटी स्कैन नहीं है, एक्सरे मशीन्स नहीं है, ईसीजी मशीन्स नहीं है, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विच इज द बेसिक, वो भी आप मेजर नहीं कर सकते। तो हॉस्पिटल काय के लिए है? मतलब बिल्डिंग बना दी है, वहां पे कमरे हैं, कुछ लोग किसी को वहां पे डीन बना दिया है, किसी को हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट बना दिया है, और बाकी कहीं ऐसा तो नहीं है केतन नाइक जी कि ये हॉस्पिटल्स जो हैं ये सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए हैं? मतलब कोई भी वहां पे पेशेंट आएगा उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में आप आगे भेज दें ताकि वहां पे पैसे बन सकें। ये यहां पर क्या यही चल रहा है केतन नाइक जी? सर अगर मेडिकल इंडस्ट्री को डीपली स्टडी करा जाए तो कुछ ऐसा ही लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट मेडिकल इंडस्ट्री के पास लोग जाए, इसके लिए ही इन हॉस्पिटलों का उपयोग किया जाता है, सरकारी दवाखानों का उपयोग किया जाता है। अभी जितनी भी चीजें आपने गिनवाई वो सारी चीजें सर किसी प्राइवेट, छोटे मोटे प्राइवेट क्लिनिक में भी आपको मिल जाती है। ईसीजी निकालना हो तो आपको प्राइवेट क्लिनिक में भी आपको ईसीजी ऑन द स्पॉट निकाल के मिल जाता है। एक बेड वाले वहां पे होता है, लेकिन आपको लेटा के आपका ईसीजी वहां पे कुछ 10-15 मिनट में आपको ईसीजी का रिपोर्ट मिल जाता है। अब ये सुविधाएं अगर सरकारी अस्पतालों में ना हो तो इसकी वजह क्या और हो सकती है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल का बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ही इन हॉस्पिटल का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा मुझे लगता है सिर्फ, जैसे आपने पिछली बार रोड की बात करी थी कि रोड अच्छे से क्यों नहीं बनते, एक ही बार में अगर रोड बन जाए तो उसके बाद में इनको पैसे मिलने बंद हो जाए, कुछ इसी तरह का उदाहरण सर हॉस्पिटलों के बारे में है। अगर हॉस्पिटल अद्ययावत हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल को धंधा कहां से मिलेगा? बदली का पैसा कहां से आएगा? लोगों को रिकमेंड करके मतलब वो डीन बनाने के लिए पैसे कहां से लिए जाएंगे? अब ये आरोप भी इन पे हो रहा है, अब इनका जवाब मिलना बाकी है। तो सर वो पूरी तरह देखेंगे तो चित्र यही नजर आता है कि ये सारा धंधा करने का तरीका है, अपने पैसे बनाने का तरीका है, ताकि इनको चुनाव में पैसे लगते हैं। क्या यही एक वजह है? और ये राज साहब के साथ मेरी न जाने कितनी मरतबा इस पे बात हुई है, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या यही एक वजह है कि 1965 या 66 के बाद महाराष्ट्र में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं बना है? आपको याद है कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना हो? सर नेताओं के मेडिकल कॉलेज है तो गवर्नमेंट का क्यों बनेगा? मतलब वहां तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज बन गई हैं सर, क्या बात कर रहे हो? नाम लीजिए, नेता का नाम लीजिए, उसका हॉस्पिटल भी है, उसका मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज बाकायदा उनके सरनेम के साथ, बाकायदा नेताओं के सरनेम के साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। जी बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोई नहीं है अभी तक। आप देख लीजिए ना प्रदीप जी, मुंबई शहर में we have exactly the same medical colleges that we had before 1960. We got nothing. And we are talking about महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़रूरत है, मतलब अब तो क्या है कि सर से ऊपर पानी निकल चुका है। वी नीड राज ठाकरे, लेट्स बी वेरी क्लियर। नाउ हाउ विल यू कन्विंस एवरीबडी कि राज ठाकरे जी को ही वोट देना चाहिए? क्योंकि अब तो महाराष्ट्र को राज ठाकरे की जरूरत है साहब, वरना अगर यही डिस्पेंसेशन वापस आ गई, यही एस्टैब्लिशमेंट अगर वापस आ गई केतन नायक साहब, तो वी आर स्टेयरिंग एट डिजास्टर। तो फिर तो मतलब
ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा होने वाली है महाराष्ट्र में कि हर एक के कंट्रोल से बाहर जाएगी। केतन नाइक साहब। सर देखिए, जो हमें ग्राउंड पे दिखता है वो तो ऐसा है कि लोगों का परसेप्शन बदल रहा है। अभी आपको छोटा सा अगर उदाहरण दूं तो इस बार हम लोगों की तरफ से, इतने 11 साल से तो हो ही रहा है, लेकिन इस बार जो हमारी तरफ से शिवाजी पार्क में दीपोत्सव रखा गया था, उस दीपोत्सव का आनंद महाराष्ट्र मुंबई की सारी जनता ने उठाया। मेरे पास तो ऐसे भी उदाहरण है कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से लोग वहां पे आए सिर्फ एक फोटो खिंचाने के लिए। तो जब जनता को सुख देने की बात आती है, जनता का कोई गंभीर प्रश्न डील करने की बात आती है, तो एक ही नेता का नाम सामने आता है, वो है सन्माननीय राज साहब ठाकरे। और हमने हमारी तरफ से जो काम पिछले कुछ सालों में किया गया है, आप देखेंगे कि हमारे राज साहब की तरफ से रेगुलर बेसिस पे सारे पदाधिकारियों की मीटिंग्स ली जा रही है। लोकसभा के लिए तैयार रहने के हमें ऑलरेडी आदेश सारे मिल चुके हैं। तो हमारा काम जो जनता के प्रति होना चाहिए सर, वो तो पूरी तरह ठीक से चल रहा है। अब लोगों को देखना होगा कि लोग इस विषय में कैसे परिवर्तन लाए। हो सकता है कुछ भागों में हमारी उतनी ताकत ना हो, लेकिन हम जहां जहां अपने हमारे उम्मीदवार देंगे, वहां जनता का अब कर्तव्य बनता है कि वो राज साहब को संधि दे, ताकि इन लोगों को एक तमाचा मारने का जनता को मौका मिले। केदार नाइक जी, आदित्य ठाकरे अभी भी ये कह रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आदित्य ठाकरे जी का हो रहा है कि मैंने बहुत सारे स्कैम्स उजागर किए। बोले 6,800 करोड़ का रोड स्कैम, फर्नीचर स्कैम, अराउंड 3,000। तो ये सब स्कैम्स हम लोग उजागर कर रहे थे। अभी एसआईटी का गठन हुआ और 25 इयर्स का ऑडिट होगा बीएमसी में। जिस प्रकार से देव फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि मैसिव मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स वेयर एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो बीएमसी का, हर चीज रोड वर्क कंस्ट्रक्शन में। तो ये आप इसको कैसे एनालाइज करते हो, मन से इसको कैसे देखता है? आदित्य ठाकरे का आरोप कि ये सरकार करप्ट है, ये कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर और ये नेक्सस वाला सरकार है, घटना बाहर का सरकार है, और अभी एसआईटी ऊपर है, 25 इयर्स का टोटल इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। इस पर कुछ आप रोशनी डाल सकते हो तो अच्छा रहेगा। सर, जिनके हाथ में मुंबई महानगर पालिका की सत्ता इतने सालों से है, जिस परिवार के एक ही परिवार में जब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट फॉर्म की गई तो मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों उनके साथ में थे, घर में थे, ऐसे लोगों को इस विषय पे भाष्य करने का नैतिक अधिकार है क्या? ये मेरा पहला सवाल है। इनके हाथ में इतने साल से जब बीएमसी थी, तब बीएमसी में किस किस तरह के घोटाले हुए, मतलब टैब से लेके आपके कोविड तक, मतलब टैब से लेके कोविड के हॉस्पिटल के पंखों तक, इतने सारे घोटाले जिन्होंने किए, उनको घोटालों पे बात करके अगर जनता सुनने वाली होगी तो फिर इस जनता का क्या ही करे सर। जिनको संधि दी गई थी जनता की तरफ से, मुंबई की जनता ने 30-35 सालों तक, उन्होंने आज तक मुंबई के रास्ते जब ठीक कर नहीं पाए, तो अब वो नई सरकार को क्या बोलने का क्या हक रखते हैं कि आप कंक्रीट के रास्ते मत बनाओ, इसको मत लाओ, वो कॉन्ट्रैक्टर को मत लाओ। सारे ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ वहां एडजस्ट करने का काम जो लोग करते हैं, जो पार्टी करती है, वो अब भ्रष्टाचार पे बात करेगी। तो ये तो सर मतलब मराठी में इसको शोकांतिका कहा जाता है, और कुछ नहीं कह सकते। शरद पवार जी रोहित पवार को प्रमोट कर रहे हैं। शरद पवार जी रोहित पवार जी का युवा संघर्ष यात्रा को सपोर्ट किया। युवा संघर्ष यात्रा में रोहित पवार ने पूरे महाराष्ट्र में युवाओं का प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर दिया। बोले एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को सरकार बढ़ावा दे रहा है, आरोग्य सेविकाएं उनको आज भी उतना ही कम पैसे से पूरा हेल्थ फैसिलिटीज करा के उनसे चूस रहे हैं, मगर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में अभी भी रखा है नो इंक्रीज। तो अलग अलग इश्यूज रोहित पवार ने इसमें उठाया। जो इश्यूज रोहित पवार ने उठाया, आप उसको कितना कंफर्म कर सकते हैं कि जेन्युइन इश्यूज है? हाउ डू यू सी दैट केदार नाइक जी? सर, ये विषय कोई नए विषय नहीं है। आपको बता दूं कि एक बार कोविड के समय पे ये सारी जो हमारी आशा वर्कर होती है, ये हमारे सम्माननीय नेता अमित जी ठाकरे साहब को मिली थी, और अमित जी ने कोविड का समय होते हुए भी, तभी फाइनेंस मिनिस्टर मेरे ख्याल से अजित पवार साहब थे, उन्होंने तुरंत, मतलब आज उनके समक्ष ये विषय रखा गया। 2 दिन में अमित साहब ठाकरे खुद अजित पवार जी के केबिन में थे और पूरा विषय उनके सामने रखा गया था। और उसके बाद मेरे ख्याल से 3,500 रुपए की बढ़ोतरी इन आशा वर्कर्स को सरकार की तरफ से दी गई थी, जिसका बजट पे ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट आता है वो 200-250 करोड़ का इम्पैक्ट सरकार ने अमित जी के माध्यम से इस विषय को लेने के बाद में लेना मंजूर किया था। तो मुझे सर रोहित पवार जी को ये पूछना अभी कि अगर आप 2.5 साल सत्ता में आपका पक्ष था, तभी तो कोई फूट नहीं थी आप में, तभी तो अजित दादा भी आपके साथ विधानसभा में बात करते थे, आप सब साथ में थे। तो इन युवाओं के, इन बेरोजगारों के सारे जो समस्याएं, जो प्रश्न थे,
उस 2.5 साल के टेन्योर में आपने उसके बारे में करा क्या? आपने कौन से स्टेप्स ऐसे लिए जो काम अभी आप बोल सकते हो कि हमने काम शुरू कर दिया था और इन्होंने छोड़ दिया? सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर इनको विषय चाहिए होगा, अपने आप को युवा राजनेता कहने के लिए, अगर प्रेजेंट करने के लिए अगर इनको विषय चाहिए होगा, तो ये तो युवाओं का मजाक है सर। तो युवाओं को और इन सारे घटकों को ये जानना होगा कि सिर्फ राजनीति के लिए आपका इस्तेमाल कौन कर रहा है, और सच में जिसके पेट में आपके लिए आग है और जिसके दिल में आपके लिए दर्द होता है, वो पार्टी कौन सी है, ये अभी इनको पता करना बहुत जरूरी है। केदार नाइक जी, आज भुजबल साहब ने जिस प्रकार से कहा कि मुझे शूट यानी गन से फायरिंग करके खत्म करने वाली बात आई थी, पुलिस का लेटर उन्होंने फर्निश किया, पूरे महाराष्ट्र ने देखा कि देयर इज अ थ्रेट टू हिज लाइफ, और पुलिस का रिपोर्ट है। तो ये जिस प्रकार से मराठा और ओबीसी का आंदोलन महाराष्ट्र में चला था, कभी इससे पहले हुआ नहीं था, और रोज रोज ये कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। यहां भुजबल साहब कुछ बोल रहे हैं, वहां जरांगे पाटिल जी, भले राज ठाकरे साहब ने क्लियर कट बोला कि हमें जातिवादी पॉलिटिक्स में कोई दिलपच्चे, हमारे पार्टी इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते जातिवादी पॉलिटिक्स में, बट महाराष्ट्र का ये वातावरण आपको कैसे लग रहा है? बिकॉज ये वातावरण को ठीक नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ 35 लाख के ऊपर मराठाओं का ऑलरेडी नोंदणीकरण हो गया है कुछ भी, और भुजबल साहब का कहना है कि अभी तो कोई मराठा बचेगा ही नहीं, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा ओबीसी का। तो ये कैसे देखते हैं भुजबल जी, जरांगे पाटिल जी, और जो न्याय मिलना चाहिए असली जो गरीब मराठाओं को, कैसे देखते हो आप सिचुएशन? सर ये सारे विषय खेदजनक है। किसी भी सीनियर लीडर को अगर उसके लाइफ की थ्रेट लगती है तो ये विषय तो सरकार के लिए और गृह खाते के लिए, होम मिनिस्ट्री के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उन्होंने इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सर आप दूसरे एंगल से अगर इसको देखेंगे तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये नेता इतने दिन के बाद राजनीति में इतने फ्रंट पे आ रहे, और अगर आ रहे तो वही मुद्दा दो समाजों में, दो जातियों में झगड़ा लगाने वाला मुद्दा लेकर ही ये सामने आ रहे। तो इनका तो सर पूरा अगर जीवन सफर आप देखेंगे तो इसी मुद्दे को लेके है। किसी एक जात का झंडा उठा लो और उससे आगे चलते रहो। पूरे समाज के, पूरे महाराष्ट्र की बात कौन करेगा? वो हमारे राज साहब ही करते। तो सर ये ऐसे अगर चीजें हो रही है तो अगर लाइफ थ्रेट अगर किसी को होगा तो उसके बारे में इंक्वायरी करके होम मिनिस्ट्री ने जल्द से जल्द मुझे लगता है कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर अगर किसी समाज को आपकी तरफ से बार बार अगर चिढ़ाया जा रहा होगा तो उस समाज की भावना भी भड़क सकती है। इसके बारे में पूरा ध्यान देने का काम एक्चुअली नेता और मंत्रियों का है, जो वो करते नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो है जो भुजबल साहब ने कहा कि भाई जहाँ पर हम लोगों ने अपनी रैली करी थी, माली समाज ने, जहाँ पर हम लोग थे, जरांगे पाटिल साहब को ये बोला था उन्होंने, तो आपने वो जगह गौमूत्र से साफ करी। अगर आपको ओबीसी नहीं बनना है तो आप ऊंची जात का रहिए ना, आप ओबीसी क्यों बनना चाहते हैं? ऐसा छगन भुजबल साहब ने कहा है, अपनी रैली में कहा है। तो ये ठीक है क्या? मतलब ये मुझे लगता है कि जरंगे पाटिल साहब के भी जो फॉलोअर्स हैं उनको भी जरा संयम बरतना चाहिए। दे शुड आल्सो शो सम रिस्ट्रेंट। केदार नाइक साहब। सर इस पे मैं पर्सनल कोट करूंगा कि मुझे लगता है आजकल अगर मैं ये हालात, ये करंट पीरियड में अगर जरांगे जी के भी मैं अगर स्टेटमेंट देखूं तो थोड़ी उनकी जुबान फिसल रही है, थोड़ा सा वो संतुलन बिगड़ रहा है या क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है। सर कोई भी आंदोलन जब एक इतनी देर तक चलता है तो आपका संयम और आपका संतुलन ही आपको विजयी या अपयशी बनाता है। तो मुझे लगता है जरांगे जी ने एक अच्छा आंदोलन यहाँ तक लाया है। ऐसे गलत स्टेटमेंट करके उनको अपना संयम खोना नहीं चाहिए। मुझे लगता है उन्होंने स्टेटमेंट पीछे भी लिया है, तो वो भी एक बार चेक करना चाहिए कि सर अगर उनको लगता है कि उनसे गलती हो गई थी तो शायद उन्होंने वो स्टेटमेंट पीछे भी लिया होगा। लेकिन आरक्षण इस मुद्दे को अगर पूरी तरह देखेंगे तो इसके बारे में मुझे लगता है राज साहब की जितनी स्पष्ट भूमिका है उतनी स्पष्ट भूमिका अब तक किसी नेता ने पूरे देश में रखी नहीं है। नो बट ही सेड इट फ्रॉम डे वन। पहले दिन से ही उन्होंने कहा था, जब जरंगे पाटिल जी को वो मिलने भी गए थे, हमारे दर्शकों को याद होगा यहीं पर डिस्कशन हुआ है ना जाने कितनी बार। उन्होंने सीधा बोला था कि भाई जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो आपको यूज करेंगे, अपने आप को यूज मत होने दीजिए। ही सेड इट वेरी, वही हो रहा है जी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सीम्स टू बी हैपनिंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसा वही हो रहा है। सर अभी तो बीजेपी की तरफ से मेरे ख्याल से कुछ स्टेटमेंट ऐसे आ भी गए कि आपके पीछे की स्क्रिप्ट देने वाला नेता कौन है, इसका नाम हम लोग सामने लाएंगे। तो इतने बड़े आंदोलन को नेतृत्व करने वाले आदमी के ऊपर अगर ऐसे आरोप होंगे और सच में अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो सर वो पूरे समाज के बारे में क्या होगा? मतलब वो समाज जो इतना विश्वास रख के उनके पीछे खड़ा हुआ है, उस समाज का तो अपेक्षा भंग हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए। तो अगर इस आंदोलन की दिशा सही उनको रखनी है
तो उनको अपने जुबान पे संयम रख के काम करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, एंड ही मस्ट कीप ए बैलेंस। सबसे बड़ी बात है बैलेंस खोना नहीं चाहिए आदमी को। लेकिन ऐसा होता है ना केतन नायक साहब, अब वापस मैं राज ठाकरे जी के पास आता हूँ। अब हर कोई राज ठाकरे तो हो नहीं सकता, इतना ज्यादा लोगों की कोई नहीं हो सकता सर। हाँ, मतलब इतने ज्यादा लोग आ गए, हर एक कोई हाथ जोड़े, हर एक कोई सब कुछ कहे। लाखों लोग जो हैं आपको देवता मानते हैं, न जाने क्या मानते हैं। अब जरंगे पाटिल जी आए तो अभी है ना, मतलब वो तो नए नए नेता बने हैं ना, तो जो आदमी नया नया नेता बनता है तो अपने आप को भगवान समझने लग पड़ता है। होता है ऐसा, ऐसी बात तो नहीं है। धीरे धीरे मुझे लग रहा है जरंगे पाटिल जी भी सीख जाएंगे कि नेता कैसे बनते हैं। सर उनको मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा उनके बारे में मुझे पता नहीं है, किसी को भी नहीं वो कैसे व्यक्ति और कैसे काम करते हैं। लेकिन किसी को भी नहीं मालूम। जो सामने दिख रहा है उसके मुताबिक तो उनकी इच्छा शक्ति अच्छी दिख रही थी, कोई भी मुद्दे को लेने के लिए। एक आंदोलन का मुद्दा अब तक उन्होंने चलाया था, बट अब पर्सनल ग्राउंड पे वो क्या कर रहे हैं और कैसे चल रहा है, ये तो संशोधन का विषय आने वाले वक्त में होगा। और जब आप इतने बड़े आंदोलन का नेतृत्व करते हो तो आपकी भी ड्यू डिलिजेंस होगी, आपको भी चेक किया जाएगा, आपका बैकग्राउंड देखा जाएगा, आपका इतिहास कुरेदा जाएगा। ये तो सर उसके साथ में आने वाली बात है जी। ड्रग्स के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चलना चाहिए। और राज साहब ठाकरे ने कहा कि ड्रग्स एक बहुत बड़ा विषय है और हमारे जो नए युवा को टोटल कंप्लीटली खत्म करने वाली बात है। उन्होंने एक स्टेटमेंट बीच में दिया था कि पुलिस को 24 घंटा दे दो और पुलिस कैन रियली टेक एंड रिफॉर्म, इस चीज को खत्म कर सकता है। तो क्या जो आरोप प्रति आरोप पॉलिटिशियन में लगता है कि दादा भुसे के लोग पीछे, संजय राउत के लोग पीछे हैं, फिर वो अलग अलग लेडीज शिवसेना, तो ये क्या चल रहा है? क्या राज साहब ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इसके वजह से पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करे? चाहे वो ललित पाटिल वाला इशू, अलग अलग जितने फैक्ट्रीज यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पड़े, मेफेड्रोन के बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था, राज साहब ठाकरे ने कहा पुलिस को फ्री हैंड दो एंड इट विल बी ओवर। हाउ डू यू वर्क ऑन दैट? कितना बड़ा थ्रेट और मेनेस है ड्रग्स, केतन नायक साहब? सर राज साहब तो कई सारे मुद्दे पे यही विषय रखते हैं। जब स्टेट की जो मशीनरी होती है ना, अगर कोई नेता किसी स्टेट का नेता अगर बना हुआ है तो उसको अपनी स्टेट की मशीनरी पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो राज साहब का महाराष्ट्र की पुलिस पे, मुंबई की पुलिस पे पूरा भरोसा है और वो हमेशा ये कहते हैं कि कुछ समय इनको फ्री हैंड दीजिए, नेताओं के हस्तक्षेप के बिना इनको फ्री हैंड दीजिए, बच्चे के हाथ का खिलौना भी नहीं छीना जाएगा सर। इतनी हमारी पुलिस एफिशिएंट है, उनको सब पता होता है, वो उस विषय के गहराई तक जाके उसको अंत करके खत्म करके बाहर आ सकते हैं। पूरा अंडरवर्ल्ड का कारोबार जिस पुलिस ने खत्म किया हुआ है, उस पुलिस को आप ऐसा तो नहीं समझिए कि उनको कुछ पता नहीं है, उनको सारी चीजें पता होती है। इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा होता है, इनको सब पता होता है। इनको यहां तक पता होता है कि कल इलेक्शन में कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। इतनी उनकी पब्लिक में भी उनके परसेप्शन उनके सामने आते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के, ऐसे पुलिस हमारी पुलिस है, उनके हाथ में अगर इस चीज को, विषय को सॉल्व करने के लिए सच में दिया जाए तो ये विषय कुछ घंटों का है, कुछ घंटों में ये विषय सॉल्व हो सकता है और उस पर राज साहब का पूरा विश्वास है। इसके लिए वो इस बात को हमेशा सामने रखते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। इसकी वजह सत्ताधारी लोगों को पूछनी चाहिए कि आप ये ऐसा क्यों नहीं देते हो। अगर एक विषय रोजगार, युवाओं को खराब कर रहा है, युवाओं की जिंदगी खराब करने वाला विषय, देश का भविष्य खराब करने वाला विषय है, ड्रग जैसा सेंसिटिव विषय है, तो उसको पूरा फ्री हैंड देके पुलिस को ऑपरेट करने दीजिए। इसमें गलत क्या है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है केतन नायक साहब, ये पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, कि यहीं पर प्रदीप जी ने उसमें प्रदीप जी अग्रसर थे, उसमें उन्होंने लीड ली थी। इसमें हम सब लोग साथ में थे कि जब समीर वानखेड़े जी सब लोगों को पकड़ रहे थे तो 153 ड्रग पुशर्स, गैंगस्टर्स, खूंखार गैंगस्टर्स हम लोगों ने अरेस्ट कराए, प्रदीप जी और मैंने खुद। अब मेरा ये कहना है सर केतन नायक साहब, जो उन्होंने 300 अरेस्ट किए ना, उसमें 153 का क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। वो खुद मानते हैं जी, वो लिस्ट हम लोगों ने दी थी। और वो लिस्ट जो है समीर वानखेड़े के आने के पहले 3 और लोगों को भी दे चुके थे उनके पहले, जो यहां पर इंचार्ज थे, जिसने कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है तो क्या पुलिस के पास नहीं होगी? सोचने वाली बात है ना सर। बिल्कुल, ये सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव होने की वजह होती है। जो पहले अधिकारी थे जिन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की, उनको इस विषय का गांभीर्य नहीं था। समीर वानखेड़े जी को शायद इसका गांभीर्य लगा होगा, उन्होंने कार्रवाई कर दी।
समीर वानखेड़े जी जब आगे आए ये कार्रवाई करने के लिए, तब उन्होंने शायद नहीं सोचा होगा कि मुझे कोई नेता इसमें रुकाएगा या मुझे कोई और रुकाएगा, मैं बस अपना काम करूंगा करके उन्होंने कर दिया होगा। तो ऐसी ही सर चीज अगर ऐसा ही फ्री हैंड बाकी पुलिस अधिकारियों को मिलता है तो ड्रग्स क्या सर हर गुना यहाँ से खत्म लेकिन हो जो सकता है। जो लेकिन ये समीर देने वाला नेता जरूरी है सर। लेकिन जो समीर वानखेड़े का हाल हुआ है अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या करेगा? वो तो यही सोचेगा ना, अरे यार इसका ये हाल हो गया, हम क्या करें? बताइए केतन नायक जी। Sir, but that is a risk an officer should take. I agree with you. But then they've done a good job. The Anti-Narcotics Bureau, even of the Maharashtra Police and the Mumbai Police, and even the NCB, they've got so many factories all over Maharashtra. हर जगह पे फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, न जाने कितने ड्रग वाले पकड़े गए हैं. Some of the drug kingpins are out, but most of them are still inside, thankfully. जी. लेकिन एक चीज है केतन नायक साहब, ड्रग्स की सेल में इजाफा ही हुआ है, कम नहीं हुई है. ड्रग्स की सेल बढ़ी हैं, कम नहीं हुई है. आप जो मर्जी कर लीजिए, और वो पॉलिटिकल पेट्रनेज और पुलिस की पेट्रनेज के बिना नहीं हो सकता. केतन नायक साहब. सर ये बिल्कुल सच बात है. आज मैं जब मेरे से यंग युवा पीढ़ी को यहाँ पे देखता हूँ तो उनमें बड़े कैजुअली ड्रग्स को लेकर डिस्कशंस होते हैं. उनको बड़े कैजुअली वो इस विषय के बारे में बात करते हैं. जब हम कॉलेज और सब में जाया करते थे तो हमारे समय में ड्रग्स एक बहुत बड़ा विषय सेंसिटिव होता था. मतलब उस शब्द को उच्चारना भी ऐसा लगता था कि माँ बाप सुन लेंगे क्या सोचेंगे वगैरह, ऐसे हमें लगता था. लेकिन अभी बड़ी कैजुअल ये बात हो गई है. मुझे लगता है ये किसी ना किसी का वरदहस्त होने के बगैर इन चीजों का इतना इजीली मिलना मार्केट में पॉसिबल नहीं है. तो अगर पुलिस चाहे और अगर नेतागण चाहे कि इस विषय को जड़ से खत्म करना है तो ये किया जा सकता है. लेकिन ये करते क्यों नहीं है, इसकी वजह शायद अर्थकरण में होगी. प्रदीप जी. शरद पवार जी बहुत एक्टिव हो गए. शरद पवार जी आजकल अनियन मोर्चा नासिक में थे, वहां पर बहुत उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपोर्ट बैन है उसको हटाओ. फिर सेम डे उन्होंने वहां पर नागपुर में भी चले गए थे और वहां पर ओल्ड पेंशन मोर्चा जो था रिसॉल्व करने के लिए वहां पर एकदम एक्टिव रहे. शरद पवार साहब का कहना है कि देखो फार्मर्स सुइसाइड ऑन द राइज, अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द राइज, इंडस्ट्री सब बंद हो रहे हैं. चिंतित है शरद पवार साहब और संघर्ष जबरदस्त तरीके से चालू है. आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज कभी कभी मोदी साहब भी आलोचना करते हैं शरद पवार जी का. महाराष्ट्र क्या इस स्टेट को बहुत बेनिफिट मिला है पवार साहब के इस एग्रेसिव आंदोलन में शामिल होने से? सर शरद पवार साहब एक वॉरियर नेता है, उसमें तो कोई मुझे शंका नहीं है. वो इस उम्र में भी जिस तरह से काम करते हैं वो प्रेरणा देने वाली बात है. लेकिन सर ये वही नेता है जिनके पास सेंटर से लेकर स्टेट तक की सत्ता ये भुगत चुके हैं. ये कृषि मंत्री रह चुके हैं. तो ये कांदे का प्रश्न हो या कोई और प्रश्न हो, इन प्रश्नों को इनसे ज्यादा करीबी से तो और किसी ने देखा नहीं होगा. इनके पास पुराना अनुभव भी है और इनको अभी भी सामने क्या हो रहा है वो भी दिखता है. जब सर सत्ता से बाहर हम जाते हैं, हमारे पास अगर सत्ता हो और हम सत्ता से बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद विरोधी बेंच पे आने के बाद अगर किसी नए मुद्दे को हम लोग लेके आएंगे तो समझ में आता है कि कोई तो नया मुद्दा है विरोधी पक्ष ने लाया है, जो उनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं. लेकिन वही मुद्दे जब ये लेके आते हैं जो मुद्दा सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी इनके पास में थी, उन्होंने नहीं किया, तो नैतिक अधिकार कहां से आता है? शरद पवार जी देश के कृषि मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने अगर उनके समय पे भी इंपोर्ट बैन लगा था तो तब क्यों लगा था और अब लगना गलत कैसे हो जाता है? तो अगर कोई चीज गलत है तो वो सब हर वक्त गलत हो सकती है. तब सही थी अब गलत हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता. सर इस विषय के बारे में भी शेतकरी, किसान और मार्केट, इसके बारे में भी हमारे ब्लूप्रिंट में बहुत ही क्लियर बात की गई है. कभी अच्छा समय मिलेगा तो सर मैं आपके सामने जरूर रखूंगा. माशाल्लाह. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच केतन नायक जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. रियली प्राउड ऑफ द वर्क यू आर डूइंग. वी आर ऑल वेरी वेरी प्राउड. थैंक यू सो मच सर. आप इसी तरह काम करते रहें और मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र की जनता भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए यानी राज ठाकरे साहब का समर्थन करेगी. मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि अब वक्त आ गया यार, बहुत देर हो गई ना. अब तो आपने हर पार्टी को ट्राई कर लिया. वही पार्टी ऑपोजिशन में, वही पार्टी रूलिंग पार्टी में, ये हो क्या रहा? तो यू हैव टू बस हो गया ना सर. अभी बहुत ज्यादा हो गया. लोग परेशान भी हो गए रहेंगे उन्हीं लोगों को देख के. जी, और दोनों तरफ हैं. सबसे बड़ी बात ये है वही पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी भी है, वही पार्टी ऑपोजिशन में भी है. ये हो क्या रहा? अब मुझे लगता है वक्त आ गया है फॉर अ न्यू प्लेयर टू कम एंड टेक इट अप. एक किसी नए संगठन को अब मुझे लगता है कि अवसर देना चाहिए. थैंक यू सो मच. बिल्कुल. थैंक यू. धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
But he's absolutely right. But I tell you what, at the end of the day, you've experienced this yourself, Pradeep ji. बिल्कुल You've gone to so many people with your entire list of 152 drug peddlers No, and no. other people, and nobody paid attention. I mean, this is terrible. everybody, including the central agencies. You Yes. talked about DRI, you talked about CBI, you talked about NCB, you talked about everybody. We approached everybody, including the Mumbai police. But then nobody was really following out in an aggressive manner. But then congratulations to you and your hard work. Quite a lot of those guys are still in jail. They haven't got bail. I think most of them, 90% are in jail. Yes. And that And too, those who managed to come out again in the jail. and that too mainly because of the fact that Mr. Sameer Wankade worked Exactly. very, very hard. Yes, and, yes. and put them in jail. Really proud of that guy. Irrespective of whatever happens in his case, at least our experience has been that he's been a very, very honest man. Let's be very clear. Right, that's just about it for the show today. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहे नेशन नाउ. सब्सक्राइब जरूर करें. Like the channel if you want to. Share it if you like, and if you like it, and do subscribe to the channel. Subscribe जरूर करें. वो देखिए ना सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पे. अब वो सब्सक्राइब का वो उन्होंने बेल आइकन नहीं दिया है. क्यों नहीं दिया मुझे मालूम नहीं है. सब्सक्राइब करें जरा. वो नीचे घंटी बनी हुई है ना नीचे उसके, उस पर जरा सब्सक्राइब कर दें, क्लिक कर दें उस पर. It'll help everybody. In the meantime, I think we do have a couple of responses that you have sent. आप लोगों ने कुछ comments भेजे हैं, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे. आप comments ज़रूर भेजें. We love reading your comments right over here. Let's take a look. Can we have the comments on, please? This was Lakshman Saujee साहब. कल भाजपा प्रवक्ता बयान समुचित है और एंकर सुचारू रूप से कार्यक्रम को चला रहे हैं. दर्शकों की ओर से धन्यवाद. मुकुंद कोकचे 2099 ऐसा इन्होंने कहा है. थैंक यू सो मच. लक्ष्मण सौजी साहब seems to be a very, very popular leader of Nashik. सबका साथ सबका विकास. चारूदत्त कुलकर्णी 3892 अगेन लक्ष्मण सौजी साहब के इंटरव्यू के ऊपर और उनकी बातचीत के ऊपर, उनके विश्लेषण के ऊपर अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं प्रदीप जी. बिल्कुल. Very nice analysis of Sri Lakshman Saujee, BJP leader on state and assembly election results. An excellent spokesperson of BJP, nicely explained. KT Kapote. That's what he says, which is fantastic, really and truly lovely. And I think there were a couple of them in Marathi also, from whatever I remember. I hope you've taken them. Saujee sir, Jai Shri Ram, user NO4IF1EO7EU. Very, very complicated. Yeah, very name. complicated. That's right. This man might sponsor in the IB. Yes. Lakshman Saujee sir, very popular man indeed. Har Har Mahadev. Wonderful. And there was a lovely comment in Marathi. I think this is the one, right? I hope so. Yeah, Yes. it's a long one. प्रदीप जी आप पढ़ेंगे इसको? आमचे नाशिक शहर नेते आणि महाराष्ट्र प्रदेश भाजप प्रवक्ता माननीय श्री लक्ष्मणराव सावजी सर खूप खूप मनापासून आनंद होतोय आहेत. आपली मुलाखत ऐकताना आणि बघताना अतिशय मुद्देसूद विश्लेषण केलं. आपण खूप अभ्यासपूर्ण बोलतात सर. आपण राष्ट्रीय पातळीवर आजची मुलाखत आज पाहिले. खूप छान, भारी, एक नंबर. आमचे नेते प्रवक्ता श्री सावजी सर. Ravi Joshi 8327. He's really praised him for his analysis, for his analysis of the of the nation, of the state, Taken a lot of pains and, to write it down. and everything else. And this, of course, is for Seema Malik ji. We can see whosoever has written it. Anita Gunat is a fan of Seema Malik, and that's what she has written. And Seema Malik ji was, of course, very articulate and very, very nice. And she always is, by the way. And she doesn't offend anybody, if you notice. Yes. Even though she's from the NCP Sharad Pawar, but she's very polite and very balanced whenever she says whatever she says. In the meantime, do keep sending in your comments. आप अपने comments जरूर भेजते रहें. आज जो पार्लियामेंट में हुआ है, जिस प्रकार सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके बारे में जरूर लिखें. आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? Please do send in your suggestions, send in your comments, and we would love to read them out right over here. Well, that's just about it from Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम. हर हर महादेव. हर हर महादेव.